दोस्तों नमस्कार। क्या ये साजिश है कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार में उतरे ही नहीं? क्या ये साजिश है कि राहुल गांधी अगर चुनाव प्रचार के वक्त उतरे भी तो भी मुद्दा इस देश के भीतर वो लगातार जो उठा रहे हैं उससे हटकर उनकी अपनी बातों के इर्द गिर्द समेटा जाए? यानी जिन सवालों के आसरे राहुल गांधी की घेराबंदी इस दौर में बीजेपी ने की, या फिर जो अलग अलग वक्तव्य इतने खतरनाक तरीके से इस देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर दिए गए, वही मुद्दे इस दौर में राहुल गांधी की छवि के इर्द गिर्द गढ़ते चले जाएं? तो क्या ये एक साजिश है कि इस देश के भीतर में पहली बार विपक्ष के नेता या कहें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का डर इस कदर हो चला है कि अगर चुनाव के मैदान में वह एक सामान्य सांसद या नेता के तौर पर उतर आए तो मौजूदा परिस्थितियां बीजेपी के खिलाफ होगी और खुद प्रधानमंत्री मोदी की छवि उनके सामने कहीं टिक नहीं पाएगी। और 2024 का जो पूरा वोटिंग पैटर्न है वो राज्य दर राज्य भी अगर आप परखने लीजिएगा, या फिर मौजूदा वक्त में हरियाणा में चुनाव है, कश्मीर में चुनाव है, या इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, अगर इन राज्यों के इर्द गिर्द भी राहुल गांधी की छवि और प्रधानमंत्री की छवि को परखिएगा तो शायद यह सवाल इस दौर में सबसे बड़ा हो जाएगा कि राहुल गांधी की मौजूदगी बीजेपी को न सिर्फ डरा रही है बल्कि बीजेपी के अपने नायक और अपने चेहरे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके सामने भारी पड़ रही है। तो क्या एक बहुत ही रणनीतिक तरीके से राहुल गांधी की घेराबंदी इस दौर में की जा रही है? और हरियाणा के चुनाव इस दौर में महाराष्ट्र से भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि हरियाणा की जीत हार महाराष्ट्र के चुनाव पर प्रभाव डालेगी। और हरियाणा के बीच ही अगर घेराबंदी इस तर्ज पर कर दी जाए जहां राहुल गांधी के उठाए गए मुद्दे कोई मायने ही ना रखें, यानी जातीय समीकरण सिर्फ हरियाणा के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के साथ चलें, एक तरफ छत्तीस बिरादरी का जिक्र हो और दूसरी तरफ जाट समुदाय का जिक्र हो, या एक तरफ हुडा हो और दूसरी तरफ तमाम पार्टियां हो, इस दौर में कांग्रेस के भीतर भी हुडा वर्सेस शैलजा कुमारी इसका जिक्र होने लगे और यह सवाल बड़ा होने लगे कि अब हुडा के साथ कौन है, और हरियाणा का मतलब तो हुडा की कांग्रेस है, यानी भूपेंद्र सिंह हुडा और दीपेंद्र हुडा। बाप बेटे की राजनीति कांग्रेस को अपने साथ गटक ले गई है। यह मैसेज चला जाए, यानी कांग्रेस मैदान में नहीं है बल्कि हुडा परिवार मैदान में है। कांग्रेस मैदान में नहीं है तो शैलजा कुमारी जो कि दलित समुदाय से आती हैं वह भी मैदान में नहीं है। और वोटिंग पैटर्न कुछ इस तर्ज पर आकर खड़ा कर दिया जाए जिसमें जाट के साथ कौन होगा, मुस्लिम होगा, कुछ हद तक सरदार भी होंगे, कुछ हद तक अलग अलग तबकों के कुछ वोट शायद मिल जाएं, यानी एक बड़ा हिस्सा एक झटके में कांग्रेस से खिसक जाए और फिर कांग्रेस जो शुरुआत में 60-70 सीटें जीतने का ख्वाब देख रही थी, अगर इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के भार राहुल गांधी खड़े रहें और वो देखते रहें, अभी तक उन्होंने एक भी रैली नहीं की है, और इस दौर में इस पूरी घेराबंदी की प्रक्रिया के भीतर ध्यान दीजिए योगी आदित्यनाथ को भी हरियाणा में अभी आने नहीं दिया गया है, क्योंकि राजनीति वहां पर धूमिल पड़ जाएगी या हमले तेज हो जाएंगे। तो क्यों नहीं एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति को पैदा किया जाए जिसमें राहुल गांधी चुनाव प्रचार से दूर रहें, या चुनाव प्रचार करने आए भी तो भी सफाई देते हुए नजर आए, यानी जो उन्होंने कहा, जिस रूप में कहा, बीजेपी या संघ ने उसे जिस रूप में उठाया, कांग्रेस से हटकर जो मंत्रियों की पूरी कतार राहुल गांधी पे हमला करने खड़ी हो गई, जो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, खुद उपराष्ट्रपति खड़े हो गए, तो उसकी सफाई देने के लिए राहुल गांधी सामने आए और वो चुनाव प्रचार में भी उसी आश्रय उन मुद्दों को उठाएं, यानी जो हरियाणा महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, पहलवानों को लेकर, जवानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, इन तमाम सवालों से दूर होकर वह सिर्फ और सिर्फ अपने घिरे हुए मुद्दों का जवाब दें और कांग्रेस टकटकी लगाकर सिर्फ देखते रह जाए और आपस में उलझती हुई नजर आने लगे और यही मुद्दा बीजेपी बड़ा कर दे, ये सब कुछ
क्या वाकई इतना आसान है, या इस दौर में एक बड़ी साजिश राहुल गांधी को चुनाव मैदान से दूर रखने के लिए की गई है? हमें लगता है कि आज इसके हर पन्ने को खोलना होगा और इन परिस्थितियों को समझना होगा कि ध्यान दीजिए, आज राहुल गांधी ने बकायदा 10 तारीख को दिए गए अमेरिका में भाषण के उस हिस्से को भी सामने रखा जिसके बाद सिख समुदाय के भीतर, या कहें सिख समुदाय से जुड़े हुए बीजेपी के नेताओं के भीतर आक्रोश इतना आ गया कि कोई आतंकवादी कहने लगा, कोई जीभ काटने का जिक्र करने लगा। यानी हिंसक परिस्थितियों के भीतर नफरत की स्थिति इस तरीके से पैदा कर दी गई जहां पर कांग्रेस ही नहीं, खुद गांधी परिवार के भीतर यह संकट समाने लगा कि क्या वाकई इस देश के भीतर नफरत और जहर राजनीतिक तौर पर इतनी भर दी गई है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बहन है, राजनीतिक तौर पर मैदान में है और अब वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने भी राजनीतिक तौर पर इन परिस्थितियों को समाज के भीतर घुलते हुए जहर और नफरत के तौर पर सचेत करने की कोशिश की। एक तरफ चुनाव हो रहे हैं और हरियाणा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हरियाणा का मैसेज महाराष्ट्र तक को प्रभावित करेगा और हरियाणा की जीत हार राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो परिस्थितियां इस देश में बनी उसको लेकर प्रभावित करेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए हम शुरुआत में राहुल गांधी के उस वक्तव्य की बात आपके सामने रखते हैं जो आज राहुल गांधी ने कहा कि किस तरीके से बीजेपी भ्रमित कर रही है और भ्रमित करते हुए उनके पूरे बयान को वो सुनने से कतरा रही है। आज जो उन्होंने पूरा बयान जारी किया वो तकरीबन 2 मिनट का है, लेकिन हम उसमें से 30 सेकंड के चंद हिस्से आपको सुना देते हैं। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother here with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. Certain languages are inferior to other languages. Certain religions are inferior to other religions. Certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. यह सवाल कोई भी कर सकता है कि इस तरीके से राहुल गांधी को दोबारा पूरे के पूरे वक्तव्य को जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई भारत के समाज के भीतर राजनीतिक सत्ता के गुणा भाग को लेकर चुनाव के मद्देनजर इतना जहर और इतनी नफरत भरी जा चुकी है कि समाज हिंसक हो चला है और राजनीतिक तौर पर उसकी पराकाष्ठा लगातार राहुल गांधी पर हो रहे हमलों के मद्देनजर भी है और जो जवाब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया उसके अक्स तले भी है। शायद यह सवाल बड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि इस दौर में अगर इन बातों को कहा जा रहा है तो 2024 के चुनाव परिणामों ने जो झटका बीजेपी को दिया उसके बाद की पहली परीक्षा अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर फिर महाराष्ट्र और झारखंड में होनी है। लेकिन हरियाणा टिप पर है, जम्मू कश्मीर को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला नहीं है, वहां चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहां के गवर्नर एलजी सबसे बड़े हैं अभी भी। लेकिन हरियाणा तो एक राज्य की शक्ल में है और चुनाव के परिणाम क्या ये मैसेज दे देंगे अगर कांग्रेस के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाए तो ये राहुल गांधी की हार है, यानी उस पूरी थ्योरी की हार है जिस थ्योरी के आश्रय 2024 का ताना बाना कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ने बनाया। उस दौर में संविधान का सवाल था, उस दौर में आरक्षण का सवाल था,
उस दौर में जातीय समीकरणों का सवाल था, जातीय जनगणना का सवाल था, मुख्यधारा में अलग अलग हाशिए पर पड़ी हुई जातियों को मुख्यधारा में लाने का सवाल था। और उस दौर में खलनायक के तौर पर बीजेपी को बहुत बाखूबी के साथ इंडिया गठबंधन ने रखा, राहुल गांधी ने निशाने पर लिया। और अब नई परिस्थितियां हरियाणा के मद्देनजर कैसे खड़ी की जा रही है, इसको अगर समझना है तो सुन लीजिए। जिन बातों का जिक्र वहां के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कर रहे हैं, उन्हीं बातों को रखते हुए उसी कटघरे में अब कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं। यानी चक्का पूरा घूम जाए 360 डिग्री में, उस वक्त कांग्रेस खड़ी थी, अभी बीजेपी खड़ी नजर आए और निशाने पर हुडा हो, निगाहों में शैलजा हो और पूरी घेराबंदी कांग्रेस को लेकर हो। राजनीतिक तौर पर यह तिकड़म, यह परिस्थितियां क्या वाकई राहुल गांधी को अलग इस चुनाव से रखने की है, या फिर इस चुनाव के दायरे में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस करते हुए उन्हीं की परिस्थितियों से उन्हीं को घेरने की है? जरा सुनिए इनकी बात। और उन्होंने उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके ये दुष्प्रचार किया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इस प्रकार का इन्होंने दुष्प्रचार किया। इनके डीएनए के अंदर आरक्षण को खत्म करने का है। जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था और कहा था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। और अभी राहुल गांधी ने भाइयों विदेश में बैठ करके कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो आरक्षण को समाप्त करेंगे। बीजेपी की सत्ता 10 बरस से है। 10 बरस की उपलब्धियों का खाका आपको बीजेपी के मैनिफेस्टो में नजर आएगा नहीं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो और उसी के इर्द गिर्द अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र के तौर पर बीजेपी ने बाखूबी रख दिया। लेकिन हरियाणा का या इस देश का सच इस दौर में है क्या? क्यों राहुल गांधी निशाने पर हैं? क्यों एक साजिश है कि उनको इस पूरी प्रक्रिया यानी चुनावी मुद्दों से दूर रखा जाए या चुनाव के भीतर उनके द्वारा कहे गए बयान ही मुद्दे हो जाएं? सीएसडीएस लोक नीति मानक संस्था है और उस जिस तरीके से सर्वे करती है, उसने सर्वे हरियाणा के भीतर भी किया कि प्रधानमंत्री पद का कौन सा चेहरा होना चाहिए। 2019 में भी किया था। 2019 में राहुल गांधी के पक्ष में 15% लोग थे। उस दौर में अगर याद कीजिएगा तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तकरीबन 57% लोग थे, 57%, राहुल गांधी 15%। लेकिन 5 बरस के बाद 2024 में जब वही सवाल हरियाणा के लोगों से पूछा गया तो उन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को 32% वोट दिए और राहुल गांधी को 30%। यानी एक बड़ा गैप एक झटके में आमने सामने आकर खड़ा हो गया। यह चेहरों की लड़ाई है, नेता की लड़ाई है, उसकी अपनी साख की लड़ाई है। और राहुल गांधी की साख अगर इस दौर में बढ़ी तो उसका असर समाज के अलग अलग हिस्सों में कैसे पड़ा, यह भी अगर आप परखिए तो हरियाणा के भीतर ही जो जाट समुदाय है वो 33% वोट 2019 में दे रहा था, लेकिन 24 में वो 64% वोट देता है। और बीजेपी को वो 50% वोट 2019 में दे रहा था, तो जाट समुदाय आधे पर आ जाता है, 27% वोट 2024 में देता है। दलित यानी शेड्यूल कास्ट 2019 में कांग्रेस के साथ 28% था, लेकिन 2024 में वह 68% हो जाता है। वहीं बीजेपी के साथ 2019 में दलित समुदाय हरियाणा का 58% था, जो 2024 में घटकर 24% हो जाता है। कमोवेश यही स्थिति या इस तरीके की स्थिति ओबीसी और अपर कास्ट में भी रही। ओबीसी के भीतर भी 22% वोट सिर्फ 2019 में कांग्रेस को मिले थे, जो इस बार बढ़कर 2024 में बढ़कर 22 से 51% पर आ गए ओबीसी। और वही ओबीसी जो बीजेपी को 73% वोट दे रहा था 2019 में, 2024 में घटकर वो 44% पर आ गया। यहां तक कि जो अपर कास्ट का वोट है वह भी खिसका। अपर कास्ट के वोट बीजेपी को 74% मिले थे 2019 में, जो 2024 में घटकर 66% पे आए। वहीं कांग्रेस के वोट 18% से बढ़कर 30% पर पहुंच गए।
यानी समाज के भीतर और हरियाणा के भीतर लोकसभा चुनाव की परिस्थितियों में राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे थे, राहुल गांधी का होना ही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन जाएगा, यह किसी ने बीजेपी में तो सोचा नहीं था। लेकिन अब बीजेपी सोचने लगी है कि दरअसल एक तरफ अगर हुड्डा हो, दूसरी तरफ शैलजा हो, एक तरफ जाट वोट बैंक है, दूसरी तरफ दलित वोट बैंक है, ये दोनों मिल जाएं और मुस्लिम मिल जाए और सरदारों के वोट भी मिल जाएं, कुछ वोट आम आदमी पार्टी ले जाएगी, लेकिन एक माना जाता है हरियाणा के भीतर कि यह वोट अगर एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में चले गए तो 60-70 सीटें तो वो जीत ही जाएगी, बचा क्या। लेकिन उसी में सेंध लगाने के लिए अब शैलजा को एक नए प्यादे के तौर पर बीजेपी ने अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया और साफ कहा कि वो बीजेपी में भी आ सकती हैं। मैसेज इस हद तक दिया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि उनके खिलाफ बोले गए अपशब्द जो हैं वह शायद उस पूरे समाज को प्रभावित कर रहे हैं। अब जरा इस साजिश और राजनीतिक परिस्थितियों को समझना होगा। कौन थे वो लोग, कौन हैं वो लोग जो शैलजा को निशाने पर ले रहे हैं? इन परिस्थितियों का एक सच तो कांग्रेस के भीतर का जरूर है कि टिकटों के वितरण को लेकर सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली, शैलजा की नहीं चली। 2-3 सीट वो अपने लोगों को दिला पाई, बाकियों को नहीं। यही हाल रणदीप सुरजेवाला का हुआ जो शैलजा के कैंप में माने जाते हैं। यानी पूरे तरीके से हुड्डा परिवार का वर्चस्व इस चुनाव में रहा। तो बहुत ही तरीके से अब इस परिस्थिति की जमीन को बिछाना होगा जहां पर यह लगे कि दरअसल यह हुड्डा की कांग्रेस है, यह राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं है। और इसीलिए एक एक करके राहुल गांधी पर निशाना साधने की परिस्थितियों के साथ अब सवाल यह आ गया कि अगर शैलजा एक तरफ बीजेपी की प्यादे के तौर पर नजर आने लगे तो दूसरा सच कहीं यह तो नहीं है कि हुड्डा भी प्यादे के तौर पर राजनीतिक मटरगश्ती इस दौर में कर रहे हैं। हुड्डा की फाइल पीएमओ में पड़ी हुई है, ईडी के दफ्तर में पड़ी हुई है। बीते दिनों वो फाइल खोली भी गई, परखा भी गया। दिल्ली की संपत्ति का भी उसमें दर्ज है जो 2019 के चुनाव के बाद और 2024 के चुनाव से पहले दिल्ली में बनाई गई, उसका दर्ज है उसमें। तो क्या एक ऐसी रणनीति है जिससे मैसेज राष्ट्रीय तौर पर यह जाना चाहिए हरियाणा चुनाव परिणामों के जरिए कि देख लीजिए जो 2024 के चुनाव परिणाम थे वह एक चुनाव में ही ढह कर गिर गए, यानी वो परसेप्शन ही खत्म हो गया। क्या इसीलिए यह पूरी व्यू रचना की गई है? जरा सुनना चाहिए किस तरीके से अब शैलजा कुमारी को लेकर बीजेपी का प्रेम जागा, या बीजेपी की राजनीति जागी, या बीजेपी की अपनी राजनीतिक घेराबंदी के तरीके जागे, या राजनीतिक एक जो साजिश चल रही है राहुल गांधी के खिलाफ की परिस्थितियों को बनाने में, उसमें इस तरफ ही लोगों की नजर रहे और राहुल गांधी की एंट्री हो ना पाए इस चुनाव के भीतर कुछ ऐसी परिस्थिति बनाई जा रही है। वो नाम लिए स्पीच में कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का, क्या वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। और उसके बाद अब कुमारी शैलजा की बारी है। किस प्रकार की उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, अरे जाति सूचक शब्द बोले गए, किस प्रकार से उसको अपमानित किया गया। अरे वो लीडर है, कांग्रेस की बड़ी लीडर है, उसने अपना जीवन दिया है। अगर उसकी इच्छा हुई है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ तो क्या आपत्ति है? अरे कोई भी इच्छा कर सकता है, कोई भी कह सकता है। आप उसको जाति सूचक शब्द बोल करके अपमानित करते हैं। आप कह सकते हैं बीजेपी अगर इतने एग्रेसिव तरीके से राजनीति कर रही है तो कांग्रेस क्या कर रही है? सही बात है, कांग्रेस की अपनी राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द या उनके भाषणों के इर्द गिर्द 2024 के चुनाव में चलती रही। और एक सच तो मौजूदा राजनीति का बहुत साफ है। अगर आप ध्यान दीजिए तो बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का बोलना और कुछ हद तक अमित शाह का बोलना, इससे हटकर किसी तीसरे नेता की कोई महत्ता किसी भी भाषण को लेकर इस नजरिए से नहीं है कि लोग उस भाषण को सुनने के लिए बेचैन हो जाएं या वो क्या कह रहे हैं ये सुनना चाहें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर
राहुल गांधी से हटकर आपको कोई नेता नजर आएगा नहीं जिसकी बातों को लेकर आप कहें हां हां इनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए। यानी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जैसे ही किसी भी राज्य के चुनाव आएंगे, राहुल गांधी पूरी बीजेपी पर और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर भारी पड़ेंगे। यह मैसेज 2024 के चुनाव का है। और इसी वक्त जब चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री मोदी तो रैली कर आए, राहुल गांधी नहीं गए हैं। वहां पर हमने इससे पहले कहा योगी आदित्यनाथ की एंट्री बंद है। वजह बहुत साफ है, इस दौर में भगवा या हिंदुत्व की लहर, उसको लेकर ही आरक्षण, जातीय समीकरण, जातीय जनगणना, हाशिए पर पड़े हुए तबके को मुख्य धारा में लाने की बात जिसका जिक्र राहुल गांधी करते हैं, वो सारी बातें उभरकर सामने आ जाएगी तो उनको बाहर रखा गया है चुनावी प्रचार के मैदान से। और इस दौर में जो पूरा चुनाव हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के भीतर सीट टू सीट हो, उम्मीदवार से उम्मीदवार लड़े, जातीय समीकरणों के आश्रय पूरा वोट हो, जो कि क्षेत्रीय, स्थानीय या सीट दर सीट नजर आने लगे। इसीलिए अगर जाट कहीं खड़ा है तो जाट के काउंटर में बीजेपी जहां पर जाट खड़ा कर पाई वहां उसने किया। उसने 16 टिकटें जाट को दी है, 26 टिकटें कांग्रेस ने दी है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जिन्हें समर्थन कर रही है या जो इंडिपेंडेंट है उनकी तादाद 18 है। यानी दोनों मिला दीजिएगा, बीजेपी और इंडिपेंडेंट और सहयोग करने वाले उम्मीदवारों को लेकर, तो पता चलेगा कि अच्छा 34 तो वहां भी हो गए और यहां तो 26 ही रह गए। तो राजनीति पूरी तरीके से उस स्तर पर सिमट जाए जहां पर राहुल गांधी की एंट्री, राहुल गांधी के विचारों की एंट्री, राहुल गांधी के संविधान के संकट की परिस्थितियों की एंट्री, राहुल गांधी के जातीय जनगणना को लेकर इस समाज के भीतर एक बराबरी की सोच कैसे लाई जाए, इसकी एंट्री हो ही नहीं पाए। और शायद इसी जगह कांग्रेस कमजोर तो नहीं पड़ गई, क्योंकि आज दूसरी जगह नहीं, जम्मू कश्मीर में जवाब दे रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हालांकि जवाब देने से थोड़े से डाइवर्ट दीपेंद्र हुड्डा भी आ गए। सवाल शैलजा को लेकर था, क्या वाकई वो बीजेपी में चले जाएंगी, बीजेपी उनका नाम क्यों ले रही है। अपने अपने तरीके से बात कही गई कांग्रेस के जरिए, लेकिन यह चुनाव का वक्त है, इस एहसास को समझना होगा कांग्रेस को। लेकिन फिर भी इनकी बात जरूर सुनिए। देखिए, सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। हरियाणा का ये लोग हमारी चिंता बहुत कर रहे हैं, उनकी चिंता पहले करने दो ना। वहाँ इतना फूट हो रहा है, इतने लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट ठहरे। पहला अपना घर संभालो, बाद में हमारे घर की, हमारे नेबर की चिंता करो। यह सुनते हुए आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के बाकी नेता बीजेपी की उस नब्ज को नहीं पकड़ पाते हैं या पकड़ पाने में सक्षम नहीं हैं जिसे राहुल गांधी ने पकड़ा। और राहुल गांधी ने जब उस नब्ज को दबाया तो बीजेपी के भीतर हालात मुश्किल भरे हो गए। और इस दौर में राहुल गांधी की मौजूदगी अगर चुनाव प्रचार से बाहर है, राजनीतिक तौर पर ऐसा होता नहीं है कि खुद राहुल गांधी करनाल तक गए लेकिन उन्होंने कोई चुनावी रैली नहीं की। जबकि इस देश के भीतर में संविधान का सवाल लोकसभा चुनाव में इस तरीके से निचले स्तर तक चला गया, जहां आज भी वो चाहे अंबेडकराइट हो या इस देश के भीतर में पिछड़ा तबका हो, इस देश के भीतर में दलित तबका या कोई भी जाति ले लीजिए, उस लिहाज से जो दलित और पिछड़े तबके के तौर पर आती हो, उनके भीतर आज भी यह सवाल है जो संविधान से जुड़ा हुआ है, जातीय जनगणना से जुड़ा हुआ है। और उसी सवाल को उठा पाने में सक्षम बीजेपी के बाकी नेता तो हो जा रहे हैं जो कांग्रेस पर उल्टा वार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं हो पा रही है। तो क्या यह एक ऐसी साजिश है, क्योंकि इस दौर में सबको पता है कि महाराष्ट्र में भी संविधान और दलितों का सवाल सामने आएगा। और इस देश का सच भी यह है कि 2024 में जो वोटिंग हुई है उसमें लोकसभा चुनाव में अगर देखिए तो कांग्रेस ने 20 सीटें जीती
जो सुरक्षित सीटें थी एससी की। इससे पहले उसने सिर्फ 6 सीटें जीती थी। उस समय उसको वोट लगभग 16.5% पिछले 2019 में मिले थे, इस बार बढ़कर वो तकरीबन 21% हो गए। और 6 सीट पिछली बार थी, इस बार 20 सीट जीत ली और पूरे इंडिया गठबंधन ने 33 सीट जीत ली। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को अगर याद कीजिएगा तो बीजेपी ने तो 2019 में 46 सीटें जीती थी, सिर्फ अपने बूते। उसमें एनडीए के बाकी सहयोगियों का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। और उस दौर में, और इस दौर का अंतर यह है कि वो 46 सीटें घटकर 29 सीट पर आ गई और पूरा एनडीए गठबंधन 39 सीटों पर आ गया। वहीं इंडिया 33 यानी एक बराबरी की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये पूरा का पूरा परसेप्शन जिस लिहाज से बदला, उसका असर चुनावी तौर पर कितना व्यापक पड़ता है या पड़ा, यह 2024 के अक्स तले अब हरियाणा और महाराष्ट्र में नजर आएगा। और चुनाव के ऐन वक्त जो अलग अलग एजेंडे के तौर पर, अलग अलग कटघरे के तौर पर, अलग अलग मुद्दों के आश्रय राहुल गांधी की घेराबंदी जो हो रही है, वो सिर्फ चुनाव के बीच राहुल गांधी कहीं इशू, राहुल गांधी के मुद्दों के आश्रय ना बन जाएं, बल्कि बीजेपी जिन्हें मुद्दा बनाना चाहती है वही मुद्दा रेंगते रह जाएं, इसकी पूरी तैयारी अपने तौर पर बीजेपी ने की है। और राजनीतिक तौर पर उसको साधने के लिए राहुल गांधी को मैदान में आना होगा और शायद जवाब भी देना होगा, लेकिन सफाई नहीं देनी होगी। जो कि आज जब हरियाणा के चुनाव के भीतर शैलजा का सवाल उठा तो उस वक्त राहुल गांधी जो वाशिंगटन में कही गई बात थी उसकी वीडियो को जारी करके सफाई दे रहे थे। यह एक राजनीतिक तौर की कमजोर परिस्थितियां हैं। 3 सवाल। पहला सवाल, क्या वाकई राहुल गांधी से बीजेपी इतनी डरी हुई है कि पहली बार उसने राजनीतिक मुद्दों के आश्रय चुनाव को प्रभावित करने की एक व्यापक घेराबंदी कर ली? दूसरा सवाल, क्या वाकई कांग्रेस अपने तौर पर यह समझ नहीं पा रही है कि दरअसल इस घेराबंदी का विरोध राजनीतिक तौर पर कैसे किया जाए जिसका चुनाव पर उनके अनुकूल परिस्थितियां बन जाए? यह दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, क्या इस दौर में राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन और कांग्रेस के तमाम नेताओं की जो फहरिस्त है जो आपस में बटे हुए हैं, क्या उन पर लगाम लगाने की स्थिति में है? या फिर ये वो मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस अपने आप सक्षम है और जो नेता बैठे हैं वो चीजों को संभाल लेंगे? शायद यह परीक्षा हरियाणा के चुनाव में होनी है। इसीलिए यह चुनाव महाराष्ट्र से बड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।